हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट प्रेप बाय ऋतिक। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो ये सेकंड वीडियो होने वाली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हम मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो मेरा जो गोल है वो इन सिलेबस कवरेज वीडियो का ये है कि आपकी नॉलेज एनहांसमेंट हो और आप इजीली एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाओ। तो अभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं। साइड बाय साइड मैं एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस भी लेकर आऊंगा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए। तो इफ़ यू आर न्यू हेयर एंड आप लोग नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों को यहाँ पर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंटेंट मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Ritik. I have completed my MCom from Delhi School of Economics, BCom from Shahid Bhagat Singh College, and I have also cleared NET JRF Commerce in April 2023 and NET in Management in January 2024. सो अभी तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिक चीज कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लिया है। तो अभी हम हमारा जो फोकस है वो रहेगा फाइनेंसिंग डिसीजन पर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन डिसीजन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज एनालिसिस, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन सारे पक्का आने ही आने हैं। तो हम सारी चीजों को कवर करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बट कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। जब शेयर होल्डर्स यानी कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर होल्डर्स के जो एजेंट्स हैं वो कौन है, मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो वो कौन है, मैनेजर्स है। तो अगर एजेंट्स ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करते हो, यानी कि वो सेल्फिश होकर स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी ही सैलरी, अपनी ही रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। बट शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएं। तो मैनेजर्स ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चूज कर लेते हैं जो कि इन लाइन नहीं करते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स, है ना, जो कि क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो उसको वो नेग्लेक्ट करते हैं, उस प्रिंसिपल को, उस आई मीन ऑब्जेक्टिव को। तो मैनेजर्स यहाँ पर लाइबल कहलाते हैं, किसके नजरों में, शेयर होल्डर्स की नजरों में। तो यहाँ पर अराइज होती है क्या, एजेंसी प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट में कहूँ तो मैनेजर्स जब शेयर होल्डर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति कुछ एक्शन ना ले रहे हो, उसे हम कहेंगे एजेंसी प्रॉब्लम। वहां पे अराइज होती है एजेंसी प्रॉब्लम। तो इस एजेंसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट या फिर रोकने के लिए शेयर होल्डर्स कुछ कॉस्ट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, एजेंसी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सुपरविजन कॉस्ट। सुपरवाइज किसको करने के लिए, मैनेजर्स को करने के लिए। तो वो कॉस्ट कौन लगा रहा है, शेयर होल्डर्स लगा रहा है, किसी को अपॉइंट कर रहा है टू सुपरवाइज दी मैनेजर्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, एजेंसी कॉस्ट कहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि रिस्क एंड रिटर्न मूव इन टैंडम। इसका क्या मतलब है, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, सो एज टू कंपनसेट दैट पर्टिकुलर रिस्क जो एक इन्वेस्टर ने उठाया है। एक इन्वेस्टर रिस्क तभी लेना चाहेगा जब उसे पता हो कि मेरे को रिटर्न मिलने के चांसेस मेरे हैं। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखो, ये आर एफ लिखा हुआ है जो कि है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अब ये क्या होता है, ये होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो लाइक फॉर एग्जांपल यूएस की हम बात करते हैं, यूएस ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो एक सेफ सिक्योरिटी है। वहां से एक सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टर को आएगा ही आएगा, है ना, रिटर्न आएगा ही आएगा। अब जो कंपनी है, अगर कंपनी के अंदर एक उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मेरे को 4% का इंटरेस्ट मिल ही रहा था, तो मैं कंपनी के अंदर क्यों इंटरेस्ट, मतलब क्यों इन्वेस्ट करूं। अगर मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 4% से मैं ज्यादा का एक्सपेक्ट करूंगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि रिटर्न, है ना। तो ये आर एफ तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। और जितना भी ज्यादा वो कंपनी दे रही है, फॉर एग्जाम्पल 6% दे रही है, जो कि 4% से ज्यादा है, तो उतना वो रिस्क टेक कर रहा है ना, रिस्क रिस्क ले रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2% को रिस्क प्रीमियम कहेंगे। आर एफ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर नहीं कर रहा है, वो रिस्क लेके कंपनीज के अंदर कर रहा है ना, जो कि सिर्फ 6% दे रही है। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे 4% दे रही थी, जहां पर रिस्क नहीं था, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी थी या फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, अब वो कंपनी के अंदर कर रहा है जहां उसे रिस्क लेना पड़ रहा है, तो वो डिमांड करेगा ज्यादा रिटर्न भी, है ना। दैट्स व्हाई ही इज डिमांडिंग मोर रिटर्न, मोर इंटरेस्ट रेट। इजी। तो ये भी यहाँ पे कवर होता है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे
मेन टॉपिक को करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इस पूरी वीडियो का मेन टॉपिक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम पर्सपेक्टिव से नहीं, एमकॉम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी, मिलर्स मॉडल, ये सारा एमकॉम के अंदर है, बीकॉम के अंदर नहीं था। बीकॉम के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ही तक था। ठीक है, तो अभी हम सारी चीजें करेंगे। पहले यहीं पर ही कवर कर लेते हैं हम क्या, एमएम मॉडल। एमएम मॉडल में आपको क्या याद रखना है इन रिलेशन टू यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। एमएम मॉडल से हमें ये ध्यान में रखना है, अगर विद नो टैक्सेस है तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करेगा, वो एनओआई अप्रोच की तरह चलेगा। अभी हम एनओआई अप्रोच अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एमएम मॉडल विद नो टैक्सेस विल एक्ट एज एनओआई अप्रोच। तो वहां पे ये जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, ये आपको याद रखने के लिए लगाया हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म को। ठीक है, अब हम एमएम मॉडल ले लेते हैं विद टैक्सेस। अच्छा हाँ, एक और चीज, एमएम मॉडल विद नो टैक्सेस को क्या कहा जाता है, एमएम वन। ठीक है, एमएम वन, और विद टैक्सेस को कहा जाता है एमएम टू। तो विद टैक्सेस यहाँ पर देखो टिक का साइन है, इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज आएगा तो हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म में चेंज आएगा। टैक्स अगर आ जाते हैं, तो जब हम डेट को यूज करते हैं इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर, तो डेट क्या है, डेट पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम, इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टिबल है। तो यानी कि वहां पे एक बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स हमारा कम हो जाता है कंपनी का। तो विद टैक्सेस में एमएम मॉडल के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, इफेक्ट करेगा। तो एमएम मॉडल को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। अब सारे बाकी सारे ये जो है थ्योरी जो है वो हम कवर करते हैं एक एक करके। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो कि इस पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर चलेगी, और बाकी जो भी थ्योरीज आएंगी उनकी अलग अलग अजम्पशंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। वहां से ही इस बार भी क्वेश्चन आया था 2024 जून के अंदर, जो कि अभी पेपर लीक वाली चीज चल रही थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वो बेसिकली वो अजम्पशंस पे था, तो वो भी हम अभी आगे आके डिस्कस कर लेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है कैपिटल स्ट्रक्चर की जो हमें लेकर चलनी है हमेशा ही कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। क्या है वो, देर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड, डेट एंड इक्विटी। टोटल एसेट्स आर गिवन, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, हम एसेट्स को परचेज नहीं कर रहे हैं। नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 100% पे आउट रेशियो है, कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं है। रिटेन अर्निंग क्यों नहीं है, क्योंकि देर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, डेट एंड इक्विटी। अगर रिटेन अर्निंग होता तो इंटरनल इक्विटी भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गिवन, ईबीआईटी इज गिवन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ये सारी चीजें इसलिए ली गई है ताकि थ्योरीज को सिंपल बना दिया जाए। ठीक है, देर आर नो टैक्सेस इन्वॉल्व, जहां पर टैक्स होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा assumption के अंदर। बिजनेस रिस्क गिवन है, कांस्टेंट है, इन्वेस्टर्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि भाई उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो दीज आर दी assumptions which we should consider while doing capital structure वाला चैप्टर। ठीक है, अब जो भी assumptions है, एडिशनल assumptions है, वो पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे थ्योरीज के अंदर। पहले हम डिस्कस करते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रेलेवेंट है इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर हैज रेलेवेंस इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि इसका वो टिक वाला पार्ट है ये वाला। चेंज इन फाइनेंशियल मिक्स विल लीड टू चेंज इन डब्ल्यूएसीसी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम के नोट से भी डिनोट करते हैं। एंड इट विल लीड टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर केओ में चेंज आ रहा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म में चेंज आएगा, बिकॉज केओ एंड वी हैज इनवर्स रिलेशनशिप, हैव इनवर्स रिलेशनशिप, ये हमेशा ध्यान रखना है। एडिशनल assumptions क्या है ये हमें देखना है। फर्स्ट इज टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज गिवन, जो जितनी भी हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो गिवन है और कांस्टेंट है, उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, सेकंड एंड थर्ड ये दोनों हमारी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, के डी रिमेन्स लेस देन के ई। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज के डी इज द, आई मीन डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम रहती है। ठीक है, ये इजी है। एंड ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर थ्योरी में, के डी एंड के ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे इस ग्राफ के अंदर आप लोग देख पा रहे हो, के ई कॉन्स्टेंट है, के डी कॉन्स्टेंट है, समझ गए। यूज ऑफ मोर डेट विल नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये इस नेट इनकम अप्रोच की सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जिसकी वजह से हमारा जो ये रेलेवेंसी वाला थिंग है वो सेटिस्फाई हो रहा है या फिर प्रूव हो रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये वाला अजम्पशन,
कि जब हम डेट को यूज करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इक्विटी होल्डर्स। जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा डेट अपनी कंपनी के अंदर लगा रहे हैं तो उससे इक्विटी होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, लगा लो, ठीक है। उनका जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यही चीज सेकंड वाली अप्रोच के अंदर भी काम आएगी। वहां पर देखना कि क्या इफेक्ट आता है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे आप लोग, जैसे जैसे हम केडी को यूज कर रहे हैं हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन कर रहा है। और हमें पता है केओ एंड वी के अंदर नेगेटिव रिलेशन है। अगर केओ डिक्लाइन कर रहे हैं तो वी विल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, ठीक है। तो एक इसका हम बेसिक वो ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं और फिर समझते हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। इंक्रीज इन डेट प्रोपोर्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यूज हो रहा था 70% इक्विटी एंड 30% डेट। नाउ द फर्म इज यूजिंग 60% इक्विटी एंड 40% डेट। डेट इंक्रीज हुआ है, डेट इज व्हाट, अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन करेगी बिकॉज वी आर यूजिंग मोर ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। और रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉन्स्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। तो हमारे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा, इट विल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो WSCC टेंड्स टू डिक्लाइन, वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, बेसिक। सेकंड इज डिक्रीज इन डेट प्रोपोर्शन। अब इसी का ही अपोजिट हो जाएगा। अगर हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को कम यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इक्विटी मोर, तो वहां पे क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज और हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म विल डिक्रीज, सिंपल। तो नेट इनकम अप्रोच क्लियर होती है। अब हम बढ़ते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पे। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की कुछ assumptions हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। पहले तो ये क्या बताता है, इररेलेवेंट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच क्या बता रहा था कि रेलेवेंट है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बता रहा है कि इररेलेवेंट है, ठीक है। एडिशनल assumptions यहाँ पे देखो। अब वहां पे क्या था, केडी एंड केई कांस्टेंट थे, यहाँ पर देखो क्या है, केडी एंड केओ इज गिवन एंड कांस्टेंट। केडी तो कांस्टेंट है, ये रहा, एंड केओ इज आल्सो कांस्टेंट। तो अगर केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही, के नॉट सॉरी, अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हमारा कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर केओ के नॉट इज कांस्टेंट तो हमारा वी भी आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इररेलेवेंट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। यूजेज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, जो वहां पर पिछली बार जो हमने अजम्पशन देखी थी नेट इनकम अप्रोच में, उसका ये अपोजिट है। यहाँ पे रिस्क परसेप्शन इक्विटी होल्डर्स का चेंज होएगा। रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी होल्डर्स इंक्रीज हो जाता है while we are using more of debt, the risk perception of equity shareholder will also increase। तो अगर रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेगा तो वो लोग भी ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा रिटर्न की डिमांड करेंगे। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर डेट ज्यादा लगा रहे हो तो वी विल डिमांड मोर रिटर्न एज वेल, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो क्यों क्यों वो मांगते हैं ज्यादा, क्योंकि डेट लगाने से क्या होता है, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने का चांस बढ़ जाता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसका यानी कि बैंक्रप्सी का चांस बढ़ जाता है फर्म का, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो रिटर्न भी ज्यादा मांगेंगे, है ना। तो देर विल बी एन इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ और यूजेज ऑफ डेट हो रहा है, यानी कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज हो रहा है। तो एक तरफ से तो रिस्क परसेप्शन बढ़ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है ना। और एक तरफ से जो फायदा आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेट यूज करने का, यानी कि डेट यूज करने का, वो मतलब फायदा हो रहा है। तो ये दोनों चीजें कंपनसेट कर रही है, एक तरफ से बढ़ रहा है एक तरफ से कम हो रहा है, तो ये दोनों चीजें कंपनसेट कर रही है, जिसकी वजह से देयर विल बी नो चेंज इन वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। एक और इसकी अजम्पशन है जो कि क्या है, फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, लॉन्ग टर्म लाइफ एंड देयर इज अ परपेचुअल डेट, इररिडीमेबल डेट, ठीक है। ये भी क्लियर होता है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी होपफुली आप लोगों को क्लियर होती है। थर्ड पे बढ़ते हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एक मिड पाथ है किसके बीच का, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच का। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो क्या है, जो बताता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पर हाई रहेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन है। तो एक ऐसा मिक्स है कैपिटल स्ट्रक्चर का यहाँ पर जो कि ऑप्टिमम कहलाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच ये बताता है।
तो ग्राफ से समझते हैं। देखो, दिस इज WACC यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि एक सर्टेन पॉइंट तक क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, यहां तक। एंड दिस इज केडी नीचे क्यों है, बिकॉज इट्स अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसे जैसे हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे एक लेवल तक हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां तक नीचे आ रही है, कम हो रही है। बिकॉज स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, मिनिमम लेवल ऑफ WACC, जो कि क्या बताता है कि अगर मिनिमम है WACC तो मैक्सिमम है हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके आगे वाले लेवल पर क्या होगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करने लगेंगे, कंटिन्यू रखेंगे यूज करना, तो हमारा इक्विटी परसेप्शन, रिस्क रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ने लगेगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्लाइन करेगी। तो ये बताता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हमने फोर्थ कर लिया था MM मॉडल विद टैक्सेस एंड विदाउट टैक्सेस। अब हम बात करते हैं मिलर्स मॉडल की। इसमें हम बेसिक चीजें को याद रखने की जरूरत है सिर्फ। मिलर्स मॉडल क्या बताता है, इट कंसीडर्स बोथ द कॉर्पोरेट टैक्सेस एज वेल एज पर्सनल टैक्सेस। अप्रोच के अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात की गई थी, और मिलर्स मॉडल बात करता है कॉर्पोरेट एंड एज वेल एज पर्सनल टैक्सेस की। पर्सनल टैक्सेस किस पे, जो कि अगर वो रिसीवर है, डिविडेंड रिसीवर है, तो उस पे भी टैक्स लगेगा, या फिर जो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड से बेनिफिट मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, और जो बाद में जाके उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है अपनी पर्सनल इनकम पे, वो भी क्या कहलाएगा, एक पर्सनल टैक्स कहलाएगा। तो उसे भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो मिलर्स मॉडल कंक्लूड क्या करता है कि the advantage of corporate borrowing is reduced by the personal tax laws, ठीक है। the important implication of the model is that there is no optimum capital structure for a single firm। हालांकि यहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, बट एक सिंगल फर्म के लिए कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट बन जाता है वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए, एक पर्टिकुलर सिंगल फर्म की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। इस मिलर मॉडल का कंक्लूजन यही था। ये ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अजम्पशंस थी इसकी, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। तो मिलर्स मॉडल में आपको यही चीजें याद रखनी है कि ये वो पर्सनल टैक्स को कंसीडर करता है, और सिंगल फर्म के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से एक सिंगल फर्म के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एक इररेलेवेंट डिसीजन बनता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक इंडस्ट्री के लिए एज अ होल एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, प्रिवेल करेगा। दिस इज मिलर्स मॉडल। हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो कि है ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी किसके बीच की, यानी कि ट्रेड ऑफ किसके बीच का, ट्रेड ऑफ जो होता है बेनिफिट एंड कॉस्ट के बीच में होता है ट्रेड ऑफ, हमें पता है बेनिफिट एंड कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो वी हैव टू टेक दैट डिसीजन, मतलब जो डिसीजन सही है उसे लेंगे हम, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उस डिसीजन को हम नहीं लेंगे, सिंपल। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहता है, किसके बीच का ट्रेड ऑफ बताता है, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड यानी कि एक बेनिफिट, और द कॉस्ट ऑफ यूजिंग डेट। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग डेट क्या होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज पे करना, इंटरेस्ट पे करना, और ये इंटरेस्ट टैक्स शील्ड यानी कि टैक्स एडवांटेज। एक हो गया बेनिफिट, एक हो गया हमारा कॉस्ट, खर्चा। तो अगर हम देर इज मोर फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होगा, एबिलिटी ऑफ अ फर्म, अगर वो नहीं पे कर पाता है क्या, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, तो वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर चला जाएगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या करता है, रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट आ जाएंगी जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कॉस्ट क्या होती है वो डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कि भाई हमें लिक्विडेट करना पड़ेगा, और अब जब हमारी एसेट को हम बेचेंगे तो वो कम दाम पे बिकेगी। एंड द सेकंड कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ बैंकरप्सी, है ना, अगर हम ज्यादा हम डेट हमारे ऊपर आ रहा है और हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंकरप्सी का हमारे यहाँ पर चांस बढ़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कस्टमर रिलेटेड, इन्वेस्टर्स रिलेटेड, एम्प्लॉयज रिलेटेड, सप्लायर्स रिलेटेड एंड मैनेजर्स रिलेटेड। कस्टमर कॉन्फिडेंस लूज कर देगा हमारे चीजों के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, आई मीन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन्वेस्टर्स हमें फंड प्रोवाइड नहीं करवाएगा बिकॉज ऑफ दिस कि हम बैंक होने वाले हैं, या फिर एक
बैड इमेज आ चुकी है सबके मन में। एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेगा, स्विच करना चाहेगा। सप्लायर्स विल ऑल्सो नॉट प्रोवाइड अस दी रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। एंड मैनेजर्स भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करेंगे जो कि मैनेजर्स के लिए ही बेनिफिशियल हो, जो कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पे ये सारी कॉस्ट लगेंगी जो कि वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इफेक्टेड इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड ऑफ थ्योरी। लास्ट थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट थ्योरी अब हम डिस्कस करते हैं जो कि है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, इसका मैं बिल्कुल समरी बता देता हूँ, बाकी चीजें आप रीड कर लेना। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहता है कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है फर्म के अंदर। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैनेजर्स को शेयर होल्डर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स ऐसे डिसीजन लेगा जो कि मैनेजर्स के बिहाफ पे होंगे, यानी कि मैनेजर्स के बेनिफिट के लिए होंगे। ठीक है, तो मैनेजर यूज करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, यानी कि फाइनेंस करेगा अपना प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट वो यूज करेगा इंटरनल सोर्स, सेकंड वो यूज करेगा, अगर इंटरनल सोर्स नहीं रहा तो डेट को यूज करेगा, डेट नहीं रहा तो लास्ट पे जाएगा वो इक्विटी पे, एक्सटर्नल इक्विटी पे। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरनल, सेकंड इज डेट, थर्ड इज एक्सटर्नल इक्विटी। So other things being equal, because of asymmetric information, managers will issue debt when they are positive about their firm's future prospects. मैनेजर्स वो डेट को इशू कब करेंगे, जब उन्हें पता होगा कि हम इस इंटरेस्ट को, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को कवर करने के लायक हैं, यानी कि हमारे पास गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। ठीक है, और वो इशू कब करेगा मैनेजर इक्विटी, व्हेन दे आर अनश्योर, क्योंकि हमें नहीं पता है हम पे कर पाएंगे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को या नहीं। ठीक है, तब वो इक्विटी को इशू करेगा। तो ये डेट इशू करना या फिर इक्विटी इशू करना मार्केट के अंदर सिग्नल भी देता है। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। A commitment to pay to fixed amount of interest and principal to debt holders implies that the company expects steady cash flows, वही जो अभी हमने बात करी। On the other hand, an equity issue would indicate that the current share price is overvalued, क्योंकि हमें नहीं पता है हम हमारे जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, उसे पे कर पाएंगे या नहीं, तभी हम इक्विटी को इशू कर रहे हैं, मैनेजर इशू कर रहा है। Therefore, the manner in which manager raise capital gives a signal of their belief in their firm's prospects to investors. ठीक है, बिल्कुल इजी। तो मायर्स हैज कॉल्ड इट द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सिंस देयर इज नॉट वेल डिफाइंड डेट इक्विटी मिक्स्ड या फिर टारगेट, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विटी, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स और ये है हमारी इक्विटी। एक होता है टॉप पे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पे और एक है बॉटम पे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अनुसार। फर्स्ट है इंटरनल और जो लास्ट में है वो है एक्सटर्नल इक्विटी। तो मैनेजर कुछ इस प्रकार से इशू करेंगे। तो पहले यूज करेगा वो इंटरनल फाइनेंस, अगर इंटरनल फाइनेंस नहीं है तो डेट को यूज करेगा, डेट नहीं है तो लास्ट में वो एज अ लास्ट रिसोर्ट वो यूज करेगा एक्सटर्नल फाइनेंस। ठीक है, तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी एक चीज और बताती है, किसका बीच का रिलेशन बताती है, नेगेटिव रिलेशन बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द डेट रेशियो। अगर डेट हमारा बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये हमारा पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बताता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम आगे शुरू करने वाले हैं लीवरेज एनालिसिस। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आया तो कमेंट डाउन बिलो, और साथ के साथ आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करते रहना। थैंक यू सो मच।